नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत तो पड़ती ही, लेकिन किस तरीके से आप करें पैसों की प्लानिंग। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर अच्छा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएँ। और अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं, अपनी कोई क्वेरी करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें yourmoney@nw18.com पर, या फिर 7045220000 पर अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर हम लाइव होते हैं, वहाँ भी आप अपने सवाल डाल सकते हैं। तो आज आपकी क्वेरी ली जाए, इससे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारी गेस्ट से। फिनफिक्स रिसर्च की रिसर्च एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्वेरीज पर जाने से पहले एक छोटा सा विषय आज हमने रखा है, वो है डेट मैनेजमेंट का। तो कर्ज, लोन, डेट आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके फंडामेंटल्स समझना ज़रूरी है। दरअसल फंडामेंटल्स अगर हमारे पास नहीं होते तो कई बार हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि डेट कितना इम्पॉर्टेंट है, और अच्छा कर्ज, बुरा कर्ज हम कहते हैं, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव, तो ये क्या, इसका बेसिक फंडामेंटल सवाल क्या है जो हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए? जी, नमस्कार मनोज जी। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से आज के दौर में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको कोई व्यक्ति मिले जिसने किसी ना किसी तरीके का लोन कभी यूज ना किया हो। तो डेट एक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर इस चीज को अच्छे से एक डिसिप्लिन तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो हमारे बहुत सारे एसेट्स बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे आई थिंक हम सब घर के लिए लोन लेते हैं, पढ़ाई के लिए लोन लेना, जैसे आपने बोला, उनको प्रोडक्टिव कैटेगरी में माना जाता है। बट अगर लोन लेना, क्रेडिट पे चीजें लेना एक आदत बन जाए कि हम अपनी कंजम्पशन के लिए इसको यूटिलाइज करना शुरू करें बियॉन्ड अ लिमिट, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करता है। मान लीजिए आपका ट्रैवल हो गया तो भी आप लोन लेके कर रहे हैं, आप पर्सनल लोन्स यूटिलाइज कर रहे हैं, या आपने 2 या 3 तरीके के, आपने नई गाड़ी हर बार ली है तो आप सिर्फ लोन पे ही ले रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा अनप्रोडक्टिव कैटेगरी को देखें तो वहां पे उस तरीके के लोन्स हैं जहां पे हम कोई एसेट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बल्कि ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फ्यूचर में डेप्रिशिएट ही हो रही है उनकी वैल्यू। सो ओनली होम लोन एंड एजुकेशन लोन को हम प्रोडक्टिव और एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानते हैं यहाँ पे। एंड जैसे आपने बोला भी मनोज जी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज किसी भी व्यक्ति का हमारा अर्निंग पोटेंशियल लिमिटेड होता है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आप मान लीजिए महीने में, एक उदाहरण के लिए, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो एक डेट टू इनकम रेशियो होता है कि आपके ऊपर कितना कर्ज हो सकता है, जिसको हम फीजिबल लिमिट्स में मानते हैं। तो करीबन 36% तक अगर आपके ऊपर लोन है, यानी कि आपका 1 लाख की आमदनी ग्रॉस इनकम है, उसके ऊपर आपका 36,000 की ईएमआई जा रही है, उसको हम सही मानते हैं। पर अगर उसके बियॉन्ड जाना शुरू करता है तो उसको थोड़ा डेंजर मार्क की तरफ हम बढ़ना बोलेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड आपके सारे क्यूमुलेटिवली, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड्स का हो, पर्सनल लोन हो, इन सारों को मिला के आपको उस लिमिट के विद इन रहना है। एंड ऑफ कोर्स डेट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बेटर बजटिंग हो गई, या आपका इमरजेंसी कॉर्पस अगर आपके पास क्रिएटेड है, और आपके पास इंश्योरेंस है, तो मनोज जी ये 3 स्ट्रैटेजीज डेट को काबू रखने में हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कर्ज ऐसे हालात में लेना पड़ गया, जैसे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का बिल आ गया, तो उनका हेल्थ कवर नहीं था, तो ना चाहते हुए भी उनके ऊपर एक लोन जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या पता उनको ठीक है, पर्सनल लोन से चुकाना पड़े। ठीक है। एक जी। यहाँ पे सवाल है कि जो आपने 36% बताया, तो आजकल क्या है, इनकम को कई तरीके से लोग देखते हैं। तो एक एम्प्लॉय के लिहाज से अगर समझे, सीटीसी का 36% बोल रही हैं आप, या टेक होम जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे हाथ में आ रहा है कैश, उसका 36%, ये समझना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ग्रॉस सैलरी का लेके चल सकते हैं आप मनोज जी इसको। तो आप ये मान लीजिए कि जो ज़ाहिर है टेक होम होगा वो उससे कम होगा,
तो हम ग्रॉस का मान के चल रहे हैं कि आपका 36% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और अगर ठीक है। एक्सीड हो रहा है तो हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगानी है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। और प्रबलिन जी, जैसे कोई बिजनेसमैन अगर कर्ज लेता है तो निश्चित तौर पर उसका कर्ज प्रोडक्टिव ही होगा, क्योंकि वो इसको इन्वेस्ट कर रहा है, उससे पैसे बना रहा है। लेकिन आम तौर पर जो आम लोग हैं वो जो कर्ज लेते हैं, ख़ास करके अगर आप एक एजुकेशन लोन को छोड़ दें, होम लोन को छोड़ दें, तो बाकी जितने तरीके के कर्ज होते हैं कंजम्पशन से रिलेटेड होते हैं, जी। तो उनका उस तरीके से प्रोडक्टिव होना तो संभव दिखाई नहीं देता। फिर क्या कंसीडर करना चाहिए जब हम लोन लेते हैं, क्योंकि कई टाइप्स के लोन हमारे सामने होते हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, जैसे गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, और भी दूसरे कंज्यूमर लोन्स है जो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेने देने के लिए होते हैं। तो सब में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि लोन को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे किस लोन के लिए हम जाएं। इसके कुछ फंडामेंटल्स अगर आप बता पाए संक्षेप में। जी। तो आइडियली मनोज जी, हमें लोन तभी लेना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, और घर एक ऐसा एसेट होता है जो इसकी डेफिनेटली कीमत बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो हम में से बहुत ही शायद चुनिंदा, बहुत ही हैंडफुल लोग होंगे जो पूरे घर की डाउन पेमेंट करके बिना किसी लोन के अपना वो एक प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एसेट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है और वो कल को पढ़ लिख के नौकरी करेगा, तो ये दोनों प्रोडक्टिव उसमें आ जाते हैं। पर मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत है, अगर आप किसी भी तरीके के कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लोन ले रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ी छोटी गाड़ी लेने के पैसे हैं, मान लीजिए आप 12 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, पर आपको मन है कि आप 25 लाख की ले और बाकी आप लोन लेके लेना चाहते हैं, तो वहां पे सोचने की जरूरत है। तो डेफिनेटली जहां पे भी कंजम्पशन ड्रिवन है वहां पे प्रायोरिटाइज उसको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करते हुए अपनी कंजम्पशन को हमें पोस्टपोन करना चाहिए। और अगर मनोज जी किसी के पास ऑलरेडी काफी सारे लोन हैं, तो भी उनको उल्टा प्रोसेस शुरू करना है कि उनको ये देखना है कि वो अब अपना डेट को कम कैसे करे। तो डिफरेंट अपने जो रेट ऑफ उनके जो भी रेट्स हैं जिसमें उनने लोन लिया है, मान लीजिए कोई लोन 14% पे है, कोई 9 पे है, कोई 11 पे है, तो उस चीज को लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं। एक हमारी हो गई स्नोबॉल मेथड। आप ये देख लीजिए, अगर आप अपना कर्ज कम करना चाहते हैं तो एक तरफ आप लिख लीजिए उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कि आपके कैसे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अमाउंट्स के हिसाब से लिख लीजिए कि आपके सबसे बड़ा लोन कौन सा और सबसे छोटा, सो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्नोबॉल जो स्ट्रैटेजी हो गई मनोज जी, यहाँ पे आप सबसे छोटे लोन को पहले खत्म करने पे फोकस करेंगे, ताकि आपके पास अगर 5 तरीके के लोन है तो छोटे से आप शुरू करेंगे तो आपको जल्दी थोड़ा सा वहां सक्सेस मिल सकता है। तो आपकी जो लोन बास्केट है वहां पे नंबर ऑफ लोन्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। और जो एक दूसरी स्ट्रैटेजी होती है एवलांच स्ट्रैटेजी, वहां पे हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा महंगा लोन है, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू हो रहा है, या आपके ऊपर गाड़ी का लोन है, या पर्सनल लोन है, उनको आप पहले टारगेट करेंगे और उनको आप खत्म करेंगे, और लास्ट में फिर आपका एजुकेशन लोन और होम लोन बचेगा आपके पास। ठीक है। और एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहिए, आप जो बता रही थी बीच में कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है और भी एक दो चीज़ें आपने मेंशन की कि उससे आपको मैनेज करने में सहायता मिलती, कैसे मिलती है वो थोड़ी संक्षेप में समझा दे, फिर कॉलर्स के पास चलेंगे। पर हमारे पास इनकरिंग जो हम डेट ले रहे हैं, कई बार अनप्लान डेट भी हो जाता है मनोज जी। सो 3 चीजों पे आई थिंक फोकस करना चाहिए। नंबर 1 इज बजटिंग। अगर आपके पास महीने की आपकी बजटिंग हो रखी है कि इतना पैसा आप कमाते हैं, इतना आपका खर्चा है, और क्योंकि जीना भी जरूरी है, तो आपका एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आप अपने बजट में एक पैसा रखिए, डेफिनेटली एक परसेंटेज। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते, तो आप बोलिए 10,000 में अपने 10% है, हम बस ऐसे ही अपने लिए हम घूमेंगे, हम बाहर खाएंगे पिएंगे, मजे में आप खर्चेंगे। तो आप कोई भी परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके कितने गोल्स है, आपकी कितनी लायबिलिटीज। तो बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप अननेसेसरी बिना बात के बेसिकली लोन्स या डेट और क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज्यादा ना यूज करें। जी। सेकंड मनोज जी, हम देखते हैं कि हम लोग अक्सर हर जगह रिटर्न देखते रहते हैं, पर हम इमरजेंसी कॉर्पस की एक कीमत को नहीं समझते हैं। आपके पास स्पेशली पोस्ट कोविड हम बोलते हैं कि 1 से 2 साल का खर्चा होना चाहिए। आपकी कितनी ईएमआईज हैं, घर का खर्चा, कल को नौकरी चली गई, कोई प्रॉब्लम है, कोई एकदम से बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई घर में, कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो आपके पास करीबन
12 मंथ्स का खर्चा तो एट एनी पॉइंट होना चाहिए, अगर उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है। तो उससे आपको अननेसेसरी कोई पर्सनल लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जी। तीसरा है इंश्योरेंस। जैसे हम व्हीकल इंश्योरेंस करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करें। इस टाइप की इंश्योरेंसेज़ अगर नहीं होती हैं, तो अचानक से कोई आपके घर में बीमार पड़ गया, तो आपका हुँ, बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और जैसे हम कहते हैं कि एक वेल ऑफ फैमिली और एक थोड़ी अगर जहाँ पे पैसे की तंगी हो, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, वो एक हॉस्पिटल बिल डाल सकता है। तो हुँ, अगर हुँ। आपके पास हेल्थ कवर है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको अननेसेसरी डेट से बचा सकता है। जी, तो कर्ज लेने के कुछ फंडामेंटल्स हैं और कुछ चीज़ें तो जो आपका क्रेडिटर होगा वो तय करेगा कि आप कितने लोन के योग्य हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी तय करनी है कि फाइनेंशियली आप कितने सॉलिड ग्राउंड पे खड़े हैं, ताकि आपको लोन लेने की ज़रूरत जब महसूस हो तो कोई खतरा उसके साथ महसूस ना हो। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। बहरहाल अब हम चलते हैं हमारे कॉलर्स के पास। पहले कॉलर हमारे हैं जगदीश जी। 39 ईयर्स इनकी एज है, 42,000 की SIP ये कर रहे हैं, अभी 9 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है। पूछिए आप अपना सवाल जगदीश जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए। सर मेरा नाम जगदीश है, मैं एक आर्मी पर्सन हूँ। हम्म जी सर, मेरा पोर्टफोलियो आपके पास भेजा हुआ है। हम्म तो ये पोर्टफोलियो सही है या फिर इसमें कुछ रिव्यू करने की ज़रूरत है? और प्लस 8,000 की SIP मेरे को और करनी है, तो इसके लिए भी कोई फंड सजेस्ट करें सर। जी, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और 8,000 SIP बढ़ाने के लिए सजेशन देना है। प्रबलीन जी बताएं। ओके मनोज जी, मेरे को एक्चुअली इनका क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया है, बट मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो रिव्यू आप कह रहे हैं और ये कुछ थोड़ा अधिक अपनी 8,000 SIP की बढ़ाना SIP और ये बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो अभी 42,000 की इनकी SIP जा रही है। पोर्टफोलियो वैल्यू करीबन 9 से 10 लाख है। इनका जो 38% पैसा है वो सीधा अभी स्मॉल कैप्स में जा रहा है। सारी एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं जगदीश जी की। ओवरऑल क्लीन पोर्टफोलियो है इनका। इनके पास कोई प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है, पर क्योंकि इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो ज्यादा लार्ज कैप में ही पैसा डालता है, और एक लार्ज मिड कैप फंड है, तो अभी के लिए हम इनके लार्ज कैप को अवॉइड भी कर सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल अगर ये इसी के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं जगदीश जी, दो सलाह होंगी। एक तो थोड़ा सा स्मॉल कैप्स में जो 38% का एक्सपोजर जा रहा है, या तो एक को कंटिन्यू कर लें दोनों में से, या फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कम कर दें, सो दैट इनका ओवरऑल स्मॉल कैप एक्सपोजर स्लाइटली लेसर हो जाए, बिकॉज हाई रिस्क पोर्टफोलियो है इनका। अ, इसके अलावा अगर ये कुछ SIP ऐड करना चाहते हैं 8,000 की, तो मेरे ख्याल से क्योंकि इनके पास प्योर लार्ज कैप नहीं है, या तो वो इसके लिए जा सकते हैं, या फिर ये एक गोल्ड फंड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका 10 साल का होराइजन है और इनको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। और SIP के माध्यम से जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑलरेडी गोल्ड काफी बढ़ चुका है, मनोज जी, जिस टाइप के हम सिनारियो में हैं ग्लोबली, हम काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को बिगड़ता देख रहे हैं। देयर इज एक तरीके का अनरेस्ट है। मेरे ख्याल से हल्का माइल्ड एक्सपोजर गोल्ड में इनको आगे चल के हेल्प ही करेगा, पर उसको SIP के माध्यम से ही करें। इस करंट पोर्टफोलियो के साथ ये करीबन 10 साल में 1.2 करोड़ रकम जो है वो जमा कर सकते हैं 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे। और अगर 10% का स्टेप अप करते हैं, ये ऑलरेडी अभी बढ़ा ही रहे हैं, तो ये करीबन 1.5 टू 1.6 करोड़ की रकम जमा कर लेंगे। एंड वो पैसा जो है वो आज के करीबन 60 से 60 टू 65,000 लाख के करीब होगा आज से 10 साल बाद। जी, तो जगदीश जी को जवाब मिल गया होगा। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और भी क्वेरीज लेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में हम ले रहे हैं क्वेरीज और अभी हमारे साथ झारखंड से राजू कुमार जुड़ गए हैं। 44 साल के हैं। SIP इनकी 34,500 की है। 21 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू अभी है। 16 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य इनका रखा है। और ये कुछ सवाल है इनके बारे में। राजू जी, क्या सवाल है, आप पूछिए। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है और मल्टी कैप और एक कर सकते हैं। मल्टी कैप और पंखा फंड को एक कर सकते हैं। कैश हार्वेस्टिंग के बारे में पूछना था। तो मेरे लिए उचित होगा? अभी 16 साल मेरा समय है, तो कैश हार्वेस्टिंग करना मेरे लिए उचित होगा? ठीक है,
तो प्रवलीन जी, ये थोड़ा दिलचस्प सवाल है। एक तो ये है कि 5 करोड़ का लक्ष्य है इनका, 16 साल में 34,500 की SIP है, 21 लाख अभी तक इनके पास है। तो थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हुए इनको आप बताएं। दूसरा, इनका ये मल्टी और कॉन्ट्रा फंड पर ये सलाह चाहते हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 16 साल में क्या टैक्स हार्वेस्टिंग का ये लाभ उठा सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये भी इनकी क्वेरी में है। जी जी। अगेन उतना क्लियरली मुझे सवाल नहीं सुनाई दे जो आप बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे मनोज जी मैं बता रही हूँ। इनके पास 3 लार्ज कैप फंड है, तो उसमें से 2 को ये धीरे धीरे करके एग्जिट कर सकते हैं और एक को कंटिन्यू कर ले, बिकॉज बहुत ओवरलैप है। 51 to 58% के बीच तो इनके लार्ज कैप्स में ही ओवरलैप है, और इनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है। तो वहाँ लार्ज कैप का जो टिल्ट है एक तो काफी अधिक है, और ओवरलैप भी बहुत है इन स्कीम्स में, जाहिर है। और जो इनकी यहाँ पे क्वेरी है कि ये कॉन्ट्रा फंड ऐड करे, तो कॉन्ट्रा फंड्स का भी काफी ओवरलैप है सारे लार्ज कैप्स के साथ। सो आई थिंक लार्ज कॉन्ट्रा की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक मल्टी कैप फंड मनोज जी ऐड कर सकते हैं, पर मल्टी कैप में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से फंड हाउस का। तो मेरी सलाह होगी कोटक और SBI देख सकते हैं, उनका ओवरलैप थोड़ा कम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इनके SBI का ब्लू चिप है, तो ग्रेजुअली वो उससे मूव करके मल्टी कैप में जा सकते हैं, या फिर धीरे धीरे एग्जिट करके ये कोटक का मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों का ओवरलैप थोड़ा कम है। गोल्ड ऐड किया जा सकता है अगेन इनके पोर्टफोलियो में, छोटा एलोकेशन फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। एंड इनका जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, अगर ये अभी करंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलते हैं तो इनका थोड़ा शॉर्टेज आएगा ऑलमोस्ट 2 करोड़ का। इनको 35,000 से अपनी SIP को बढ़ाने की जरूरत है, पर अचानक से एकदम से नहीं किया जाता। सो करीबन 10% का अगर मनोज जी ये स्टेप अप करेंगे तो ये 4.5 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। तो अगर हमने 12% लिया है रिटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर उससे थोड़ा अधिक हुआ सो ही विल बी क्लोज टू 5 करोड़ अगले 16 साल में। और इनने टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो कि आप अपना थोड़ा प्रॉफिट, मतलब आप आपके पास जो यूनिट्स हैं आप उसको बेच रहे हैं 1 साल के बाद, और आप उतना ही बेच रहे हैं कि आपका जो टैक्स कंपोनेंट है, जो गेन्स का कंपोनेंट है, वो 1.25 लाख तक ही रहे। तो आपका वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है एक तरीके से। तो आपने मान लीजिए 5 लाख का कुछ खरीदा था, वो 5,90,000 का हो गया, और आपने सेल कर दिया है 1.5-2-3 साल में, जब भी आप बेच रहे हैं 1 साल के अधिक। सो वो जो 90,000 है वो आपका पूरा टैक्स फ्री हो गया, बिकॉज वो 1.25 लाख की लिमिट के अंदर। दूसरा तरीका जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का होता है, कि अगर आपने कहीं पे लॉस है इस टाइम का आपके पोर्टफोलियो में, आपने उसको बेच दिया, तो आपने अपना लॉस को बुक कर लिया। तो मान लीजिए आपकी 2 लाख की कोई चीज थी और आज आपने उसको 180 पे बेच दिया है, तो आपका जो 20,000 है वो आपने लॉस झेल लिया, और उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर उस साल में आपका कोई मुनाफा नहीं है। तो मान लीजिए उसके अगले साल में आपका कुछ मुनाफा था, जहां पे आपका 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो 1.25 तक तो आपका वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगना, और जो बचा हुआ 25 है उसमें से 20 नलिफाई हो जाएगा इस लॉस के अगेंस्ट, तो आपका टैक्स बचे हुए 5 पे लगेगा। तो बेसिकली अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट को नलिफाई कर देता है। तो आपका जो 12.5% का टैक्स लग रहा होता है उस प्रॉफिट पे, वो आपका बच सकता है अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो दैट्स ब्रॉडली टैक्स हार्वेस्टिंग के 2 तरीके होते हैं। जी, और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गजराज सिंह है, उत्तराखंड से, 27 साल के हैं, 5,000 की SIP है इनकी। गजराज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये मेरा ये जो गोल है इसमें चाइल्ड एजुकेशन है और रिटायरमेंट के लिए सर वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मेरे फंड सारे बेहतरीन फंड है सर, या इनमें कोई चेंज करने की जरूरत है? ठीक है प्रवीण जी, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और रिटायरमेंट का इनका टारगेट है, साथ ही बच्चों के एजुकेशन का 5,000 की SIP अभी कर रहे हैं, तो इनको क्या सलाह होगी? गजराज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपने बहुत अच्छा बनाया है। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक फ्लेक्सी है जो एक लार्ज कैप की तरह काम कर रहा है, और एक मल्टी कैप फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। जो थोड़ी दिक्कत है वो ये है अमाउंट में। तो आपका जो अमाउंट है वो नेक्स्ट अगर हम 20 साल लेके चले तो 5,000 की SIP आपका जो करंट है वो करीबन 50 लाख की सिर्फ जमा करेगी। आप इसको एक डायरेक्टली एक 12% का जब हम लेते हैं रिटर्न, आप एक कैलकुलेशन ले सकते हैं कि 20,000 की SIP करेंगे तो आप 2 करोड़ बना लेंगे। आपने 5,000 की तो आप सिर्फ 50 लाख बना रहे हैं।
तो वो आपको किसी भी गोल में हेल्प नहीं कर पाएगा। जो मतलब अमाउंट्स बन रहे हैं वो आपको फ्यूचर में बहुत कम है, तो आपको डेफिनेटली अपनी एसआईपी की रकम को यहाँ पे पंप अप करने की जरूरत है। तो आप कम से कम 10-15 हजार तक लेके जाइए और फिर उसको सालाना बढ़ाने की कोशिश करिए। पर आपका लॉन्ग टाइम पीरियड का भी पोर्टफोलियो है, तो गोइंग फॉरवर्ड आप एक लार्ज कैप का पैसिव फंड जोड़ सकते हैं, लार्ज कैप निफ्टी 50 इक्वल वेट। और अगर आप चाहें तो कल के लिए थोड़ा सा आपको डॉलर का हेज मिल जाता है, और कमोडिटीज का एक्सपोजर के लिए आप गोल्ड अगेन ऐड कर सकते हैं छोटी मात्रा में। एंड इंक्रीमेंट जरूर करिएगा अपनी एसआईपी को, और अमाउंट भी बढ़ाइए, तब आप कुछ सब्सटैंशियल कमा पाएंगे, अदरवाइज पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं। जी गजराज जी, तो देखिए प्रबलीन जी ने कहा ही आप उत्तराखंड से हैं और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपका अप्रोच अच्छा है, आपको सिर्फ थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी रकम जुटा पाएंगे 15-20 साल के बाद। तो अब चूँकि इस कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा है, चलते चलते प्रबलीन वाजपेयी के टॉपिक्स जान लेते हैं। बताएं प्रबलीन, नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके भी काम आए, और बीच में कोई लोग अगर अपनाना चाहते हैं तब भी। सो मनोज जी, 4 फंड्स में से 2 एक्टिवली मैनेज्ड हैं और 2 पैसिवली मैनेज्ड हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड का अगर किसी का इक्विटी पोर्टफोलियो बनना है तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी आप पिक कर सकते हैं, और मिड कैप में मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आप पिक कर सकते हैं, किसी भी अच्छे फंड हाउस का दोनों में। देन आपका थर्ड कंपोनेंट हो गया स्मॉल कैप, सो आप बंधन देख सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्को हो गया, टाटा, ये भी सारे अच्छे फंड हाउसेज हैं, कोई भी क्रेडिबल फंड हाउस एक स्मॉल कैप। और एक मल्टी कैप मैंने यहाँ निपॉन आपको सजेस्ट किया है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बोला था, आप कोटक, एसबीआई, वो भी अच्छे फंड हाउसेज हैं। कोई भी आप एक एचडीएफसी, कोई क्रेडिबल फंड हाउस ले सकते हैं। सो ये कैटेगरी वाइज आप फोकस करिए कि आपके पास एक लार्ज और मिड में पैसिव हो, एक स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड एंड एक मल्टी कैप। सो आई थिंक उससे एक आपको होलिस्टिक एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है किसी इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो अब प्रबलीन जी ये बताइए कि चूंकि थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, ये जब आप फंड सेलेक्ट करते हैं ये जनरल सजेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या रहता है आप लोगों के दिमाग में? मेरे ख्याल से जो अभी मार्केट्स को अगर हम देखें मनोज जी, सो यहाँ पे मैंने 2 एक्टिव एंड 2 पैसिव फंड्स की सलाह दी है। सो पैसिव फंड्स की सलाह इसलिए दी है बिकॉज हम लगातार देख रहे हैं कि ओवर टाइम पीरियड अगर हम 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें, 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें, तो एक्टिवली मैनेज फंड्स का आउट परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो रहा है। वो बहुत कम है जहां पे इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। सो अगर आज से 15 से 20 साल बाद का किसी का पोर्टफोलियो बन रहा है, तो 2 पैसिव जोड़ने से एक तो ये हो जाता है, वो बार बार चेज नहीं करेंगे कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, वर्स्ट परफॉर्मर है, आप सीधा इंडेक्स ले रहे हैं। एंड उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई फंड यहाँ पे हमने जोड़े हैं जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, जहां पे ओवरलैप्स कम हो। ओवरऑल एक फंड हाउस की अप्रोच डिफरेंट हो, तो आपके पास वेरिएशन इन फंड हाउसेस होनी चाहिए सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट हो। एंड यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ मनोज जी की, अगर किसी ने लार्ज, मिड और स्मॉल में 1/3 भी पैसा डाला हो, और 15 साल की पीरियड में अगर उनने सबसे खराब फंड भी चुना हो अपनी अपनी कैटेगरी का, लार्ज फंड का सबसे खराब, मिड कैप का सबसे खराब और स्मॉल कैप का भी सबसे खराब, तो भी उनने करीबन 14.5% पिछले 15 साल में कमाया है। और अगर सबसे बेस्ट चुने होते तो करीबन 19.5%। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी है। इसमें अगर आपको वेरिएशन मिल जाए साथ में थोड़ा ग्रोथ, वैल्यू, मोमेंटम की, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्टाइल के वेरिएशन के साथ। जी, तो ये एक पूरा एक डायनेमिक आप कह सकते हैं विज्ञान है जो आपको बताता है कि कैसे आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ही हम ये ख़ास शो लेकर आते हैं, योर मनी। प्रबलीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप चाहें तो आप भी यहाँ पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल पे हमारा पता है yourmoney@nw18.com, और आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव प्रोग्राम के दौरान आप फेसबुक या एक्स पर हमारे लाइव स्ट्रीम के नीचे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम वहां से भी सवाल उठाते हैं। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।